नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि एक बहुत ही अहम जो पड़ाव था आपका, जिसमें आपको ये प्रूव करके दिखाना था कि आप रिटर्न के अंदर काफ़ी अच्छा आपका स्कोर रहा है और होपफुली आगे भी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू स्कोर भी आपका रहेगा और डेफिनेटली आप लोग इसी एग्ज़ाम के अंदर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में हमारे साथ रहेंगे। आज का अपना जो सेशन है ये काफ़ी स्पेशल सेशन अपन मानेंगे, क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का अब इंटरव्यू वाला फेज जो होना है, उस इंटरव्यू फेज़ के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि जो पैनल बोर्ड होता है उसके सामने आपका इंटरेक्शन किस प्रकार का होता है, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग कि आपसे डाइवर्स एंगल से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनके आंसर करेक्ट दें और किस प्रकार से आप आंसर दे रहे हैं, आपका लैंग्वेज किस प्रकार से है, टर्म्स आप किस प्रकार के यूज़ करते हैं, आपका फ्लो किस प्रकार का है, कॉन्फिडेंस किस प्रकार का है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जिनके बारे में हमने काफ़ी लास्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ इंटरेक्शन जो रहे हैं उसमें कुछ बातें हमारी हुई भी हैं, आगे भी हम करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बोर्ड वर्क। देखिए, बोर्ड वर्क को लेकर के दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो स्टूडेंट को, कैंडिडेट को खुद से बोला जाता है कि आप अपनी साइड से कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं, या कई बार क्या होता है कि पैनल खुद कोई भी टॉपिक सजेस्ट करते हैं, वो आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है, उनके सामने आपको पढ़ाना होता है। अभी तो इंटरव्यू में जैसे टाइम है, आपकी डेट्स आने वाली हैं, इंटरव्यू के लिए जिनका कॉल होना है वो लिस्ट आने वाली है, उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर जुटेंगे। चाहे आप पहली बार इंटरव्यू के लिए जाएं या इससे पहले भी आप इंटरव्यू के लिए गए हो, इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत ही अहम पॉइंट होगा आपकी लाइफ का। और हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि मेरा बेस्ट इंटरव्यू होना चाहिए, तो बेस्ट इंटरव्यू के अंदर बोर्ड वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पहले से पता होता है कि आपका फील्ड क्या है, प्रेजेंट जॉब या प्रेजेंट कोई प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हैं वो हो सकता है, पीजी का स्पेशलाइजेशन हो सकता है, रिसर्च का एरिया हो सकता है, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिससे आप जुड़े हुए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी साइड में बोर्ड वर्क आता है, तो बोर्ड वर्क के अंदर क्या है कि आधा सेक्शन ऐसा है जो आपके हाथ में होता है। अगर पैनल खुद आपको टॉपिक सजेस्ट करेंगे तब तो मैटर है वो कुछ अलग होता है, हालांकि तब भी आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स है, अगर आपने पहले से थोड़ा होमवर्क किया है, थोड़ा प्रैक्टिस किया है, तो इंस्टेंट टॉपिक के ऊपर भी आप बढ़िया कर सकते हो, अच्छा वर्क अपन वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ यू आर लकी और आपको ही अगर ऑफर किया जाता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, तो ये आपको मौका चूकना नहीं होता है। यानी कि इसके लिए आपको पहले से बहुत ज़बरदस्त तैयारी इसकी होनी चाहिए। तो ऐसे मान सकते हैं कि हमारे टोटल इंटरव्यू का 50% पार्ट ये है, क्योंकि इसमें ये अभी जैसे आप इसके लिए तैयारी करेंगे, बहुत सारा इसके अंदर अभी वर्किंग्स बाकी है। फाइनल जाते समय आपको ये चीज़ पता होगी कि किस कैंडिडेट ने कौन सा टॉपिक चूज किया, ये अपने आप में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है पैनल को। फिर आपने जो भी टॉपिक चूज किया होगा उसको आपने कैसे पढ़ाया, कैसे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपने उसमें कंटेंट वाइज क्या यूज़ किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से बिल्कुल एक्सट्रीम जो हमारा पीक लेवल हो सकता है कि हमारी साइड से हम जो बेस्ट कर सकते हैं, उस लेवल पे एज ए कैंडिडेट आपको ये तैयारी करनी है।
तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमें कुछ टॉपिक्स चूज करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट आपको 3-4 टॉपिक्स तैयार करने हैं, सिंगल टॉपिक तैयार नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि पैनल जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाना चालू करते हो, आपको ये भी कहा जा सकता है कि नहीं ये नहीं, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाइए। तो अगर हमारे मल्टीपल टॉपिक्स तैयार हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा कॉन्फिडेंस 1% भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हम बिल्कुल हमारे फ्लो के अंदर अपना वर्क बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो एज ए ऑप्शन हमें कम से कम 3 टॉपिक तो लेने ही चाहिए कि हमारे पास होने चाहिए, राइट। तो हर एक टॉपिक कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों का अपन को ध्यान देना है, क्या क्या उनमें अपन रखें, और वो सारी चीज़ें वो आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलरली मैंने मेरे इंटरव्यू से जो सीखा है वो मैं आपके साथ उसको अप्लाई करते हुए चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मे बी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, आप ज़रूर से इनको फॉलो करना। कहीं भी आपको कोई इशू लग रहा है, आपको लगता है कि कोई पॉइंट पूछने की ज़रूरत है, आप मेरे से वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको पूछना चाहिए। जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट अभी ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं, वीडियो के थ्रू इसको देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो भी इशू है आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट आंसर आप लोगों को सबसे पहले दिया जाए, ताकि आप अपनी तैयारी को टू द लेवल कवर कर सकें। तो आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को अपन कवर करते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन के रूप में मैं ये सारा का सारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इंटरव्यू स्पेशल अपन ये सारा पार्ट है उसको कवर करेंगे। एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ जाके सारा का सारा ऐसे मान सकते हैं कि कन्वर्ज होगा कि आपने अब तक जितना भी तैयारी किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, वो महज कुछ मिनटों के अंदर आपको सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो टिप्स क्या हैं और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं काम में लूँगा, उस एग्जांपल से मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने टॉपिक्स के अंदर सेम वैसा ही कुछ फॉर्मेट अप्लाई करें, ताकि एटलीस्ट हम अच्छे लेवल के ऊपर ये सारे कवर कर पाएँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है कि जब हम अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे तो उसमें एज ए क्राइटेरिया अपन को सबसे पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, है ना। जैसे अपन आपस में पूछें या कहीं से कंसल्ट करें, उससे बेटर है कि हम कुछ क्राइटेरिया हैं उनका ध्यान रखें। देखो पहला क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने रखा है कि जो टॉपिक आप लेने जा रहे हैं उसका ब्रॉड इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पैनल के अंदर कौन बैठा है हम नहीं जानते, आरपीएससी मेंबर कौन है हम नहीं जानते, उनका इंटरेस्ट क्या है हम नहीं जानते। बट इतना श्योर है कि हमारा टॉपिक अगर कोई ऐसा है जिसका एक लोकल जो है इंटरेस्ट हो, हर किसी को उसमें सुनने की दिलचस्पी होनी चाहिए। आप इस चीज़ को समझें कि आपको नॉलेजफुल है, कोई टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके टॉपिक को सामने वाला सुनना चाहे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पैनल का ध्यान हमारे टॉपिक के ऊपर रखना है, तो हमारे टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। जैसे ये नहीं कि भाई एक टफ टॉपिक कोई नहीं तैयार करता, मैं तैयार करके जा रहा हूँ तो मैं डिफरेंट लगूंगा, लोगों उनको लगेगा कि भाई इतना टफ टॉपिक ये पढ़ा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये क्राइटेरिया मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो और मे भी हेल्पफुल ना भी हो, आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ब्रॉड इंटरेस्ट का टॉपिक लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपके साथ ये करना चाहूँगा कि जो भी आपका टॉपिक है उसमें मैटर कितना है। जैसे आप सिलेबस को उठा के देखेंगे, सिलेबस के अंदर फिर अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग सिलेबस के पार्ट्स हैं, तो आपको कुछ टॉपिक चूज करने हैं। अब आपका टॉपिक
जो भी हो उसमें मैटर कितना है ना, कि आप उसको पढ़ाने के लिए जाएं तो उसको पढ़ाने के अंदर आपको एटलीस्ट कितना कंटेंट चाहिएगा। अगर बहुत सारा कंटेंट चाहिए ये टॉपिक सही नहीं है। उसमें कंटेंट नाम पे कोई 2-4 बातें हैं ये टॉपिक भी सही नहीं है। एक एडिक्वेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो कतई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप शुरू कर रहे हैं आपको पूरा टॉपिक तक पहुंचने में 5 मिनट लगें, इतना तो टाइम है आपको वो नहीं देंगे। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और टॉपिक का जो कंटेंट है वो शॉर्ट भी होना चाहिए। बहुत लेंदी या उसके अंदर टॉपिक के अंदर फिर सब टॉपिक अलग अलग बातें, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा टफनेस, ज़्यादा स्ट्रक्चरल पार्ट उसमें हो, ये आपको अवॉइड करना है। शॉर्ट मैटर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मान के चलिए कि जैसे एवरेज आप लेके चलें तो 10 मिनट्स आपको एवरेज के अकॉर्डिंग ये काम करना है। अगर अगर आपसे ज़्यादा टाइम वो दे रहे हैं तो वो तो आपका गुड लक है कि वो आप पे इंटरेस्टेड है, आपको ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं, इसका मतलब यू आर नियर टू सिलेक्शन। लेकिन अगर वो कम से कम टाइम भी अपन मान के चले, एवरेज टाइम भी मान के चले, तो हमारा कंटेंट 10 मिनट तक अपन उसके ऊपर कुछ बोल पाएँ या अपन को वो बीच में इंटरप्ट करें, कुछ पूछें भी, क्वेश्चन भी पूछें, उसके बाद में भी अपन को रीस्टार्ट भी करना पड़ सकता है टॉपिक, उसके बाद में भी कुछ अपन को बताना पड़ सकता है। तो उसमें इतना तो होना चाहिए, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा बोर्ड भरेंगे पहले फिर आप बताना चालू करेंगे। तो ऐसा आपका पूरा ये एनालिसिस पहले कर लेना है कि मेरे टॉपिक में ऐसा क्या है कि वो इंटरेस्टिंग भी हो और वो शॉर्ट मैटर कैटेगरी का होना चाहिए। अगली बात आती है कि जो भी आप टॉपिक डिसाइड करेंगे तो टॉपिक को जाते ही आपको बोर्ड के ऊपर सबसे पहले बीच में लिखना होता है। यानी कि आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, या आई एम गोइंग टू टीच, या आई वुड लाइक टू टीच, जो भी आप बोलेंगे वहाँ पे उस बोलने के साथ में आपको टाइटल लिखना होता है कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा या मैं ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो जो टाइटल होता है उसमें जैसे आप एक पूरा लाइन लिख रहे हो वो गलत है, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख रहे हो वो गलत है। यानी कि आपने बोर्ड के ऊपर चालू किया, एक साइड से दूसरी साइड तक आपका टाइटल ही लिखा जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो आपको ध्यान देना है कि टाइटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वर्ड ही होने चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, 3 to 4 वर्ड्स मैक्सिमम। तो लेंदी मैटर नहीं होना चाहिए, लेंदी टाइटल भी नहीं होना चाहिए। टाइटल में भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। पढ़ाएंगे वो तो बाद की बात है, मान लो आपने टाइटल ही ऐसा लिखा जो उनको डिस फ्लेवर लग रहा है, वो आपको हाथों हाथ ही कह देंगे नहीं ये नहीं, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएगी। तो हमें हमारे एंगल से सब चाहिए वहाँ पे कि आप जो चाहें वही पढ़ाएं, आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं वही वो सुने और उसी में उनको इंटरेस्ट भी आए और उसी से वो पूछें भी, राइट। तो हमारा टाइटल भी शॉर्ट होना चाहिए, थर्ड वन पॉइंट। इसके बाद में एक और पॉइंट जो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं वो है कि मोस्टली तो जो टॉपिक्स आप कहीं भी आप सर्च करेंगे, लोगों से पूछेंगे, कहीं से भी आप सजेशन लेंगे, यही आपको सजेस्ट किया जाएगा। उसमें डायग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाने का वहाँ पे कोई टाइम भी नहीं होता है। मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसमें डायग्राम नहीं होना चाहिए, बट उसमें फ्लो डायग्राम आप ले सकते हैं। फ्लो डायग्राम का जैसे आप एरो से कुछ बता रहे हो, कुछ गोले करके बता रहे हो, आपस में कनेक्ट करके बता रहे हो, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। या आपका ऐसा मैटर होना चाहिए कि अगर वो आपसे कहें कि इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो या इसके बारे में थोड़ा और बताओ, तो आप वहाँ कुछ फ्लो डायग्राम का उसमें ऐड कर सको, ऐसा उसमें ऑप्शन होना चाहिए। एक तो ये होता है कि आप उसमें पूरा सेलुलर डायग्राम बनाएंगे या पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उतना टाइम आपको परमिट ही नहीं होता, वो परमिशेबल टाइम ही नहीं है, क्योंकि पैनल के पास इतना ड्यूरेशन नहीं होता है। तो रूटीन वाइज आपको डायग्राम अवॉइड करना है, बट इन केस ऑफ वेदर दे आर इंटरेस्टेड, तो एट दैट सिचुएशन हमें उनके इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें उसमें हम ऐड कर पाएँ और वो भी क्विकली।
तो क्विकली ऐड करने के रिगार्डिंग आपको उसमें कुछ फ्लो डायग्राम अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस के दौरान आप कुछ ऐसा फ्लो डायग्राम उसमें क्या बनाया जा सकता है उसका एक माइंड मैप बना लेना, है ना। आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, मुझे कौन सी 2-4 बातें उसमें लिख के कैसे उनको आपस में जोड़ जाड़ के क्या सीन क्रिएट करना है। तो देखो ये मेरी तरफ से ये क्राइटेरिया के अंदर मैं आपको ये 4 बातें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए, मैटर है वो उसका बहुत लेंथी वाला नहीं होना चाहिए, टाइटल भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और एज ऑप्शन कोई चीज़ समझानी पड़े तो आप उसमें हाथों हाथ समझा सकें, ऐसा कोई उसके अंदर फ्लो डायग्राम या कोई सर्किल ऐसा कुछ आप उसमें बना सकें, ऐसा होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस प्रॉपरली। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को, ऑल क्लियर। कोई आपको यहाँ तक पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट मूव करें अपन। हेलो, यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं और ये है कि हमें कवर क्या क्या करना है। वो तो एज ए सजेशन था कि आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। अब जब आप इंटरव्यू के लिए पहले से टॉपिक तैयार करेंगे तो हर एक टॉपिक में आपको क्या क्या कवर करना है, वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, बेसिक फैक्ट्स, कि जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज या बेसिक फैक्ट जितने भी हैं, जितने भी का मतलब मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हर एक चीज़ ही आपको पता होगी या ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूछें तो आप नहीं बता पाएँ, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। बट ये कि मैक्सिमम चीज़ें आपको बेसिकली उसके बारे में पता होनी चाहिए, राइट। तो ये तो आप लोग करेंगे ही करेंगे कि आपने सिलेबस कवर किया है, अब इंटरव्यू के लिए भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, टॉपिक चूज करेंगे तो उसका सारा बेसिक फैक्ट्स आपको देख लेना है। अगला पॉइंट ये है कि आपने जो टॉपिक चूज किया है उसके लेटेस्ट कंसर्न्स क्या है, यानी कि आपने कोई भी टॉपिक लिया तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है या प्रेजेंट टाइम के अंदर उसके जो भी इश्यूज हैं या जो भी उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कैसा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग ही कुछ पॉइंट्स बनेंगे। तो लेटेस्ट लेवल तक उसमें क्या क्या है, यानी कि ऐसा कोई है पॉइंट जो रिसेंट है या कोई नई बात उसमें ऐड हुई है या कुछ अलग चीज़ है, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, आपको जानना है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने बुक उठाई और बुक से आपने टॉपिक पढ़ लिया, ये लो मेरा टॉपिक हो गया, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। आपको और भी होमवर्क करना है, लेटेस्ट कंसर्न्स आपको जानना है और उनको आपको तैयार करके यानी कि लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो रिसेंटली इस टॉपिक से कनेक्ट होती हैं। ओके, इसके बाद में नंबर आता है कि आपने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे आप पढ़ना चालू करेंगे, आपने टॉपिक का स्टार्टिंग किया, उनका दिमाग पैनल के अंदर, माइंड के अंदर क्वेश्चंस बनने चालू हो जाएंगे और वो आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोग्रामिंग करने लग जाएंगे और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक जब आप पढ़ा रहे हो, मीनवाइल आपसे बीच में आपको इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ओबियसली जो आप वहाँ पे डिलीवर कर रहे हो उसी से जोड़ के पूछेंगे। तो आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि मेरे टॉपिक से क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, यानी कि आप अपने टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पहले बना के रखो कि मेरे टॉपिक से ये बात पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, या ये इससे जुड़ता है तो कहीं वहीं से इसको जोड़ के पूछ ले। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आपको पहले से अपने लेवल पे बना के रख लेने कि मेरे ये क्वेश्चन हो सकते हैं और उन क्वेश्चन के ये जवाब होंगे। आप इसको समझना कि आपके टॉपिक की मेन बॉडी होती है और उसके बॉडी से बाहर अलग टॉपिक से कनेक्शन होता है। तो उन सारी चीज़ों के नहीं, मेन बॉडी से क्वेश्चन है वो भी आपको आना चाहिए और कहीं से वो टॉपिक कोरिलेट करता है तो क्या कोरिलेशन है,
किससे है, किस प्रकार का है, क्या मामला है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको कई सारे क्वेश्चन, कम से कम आपको एक टॉपिक के लिए 15 से 20 क्वेश्चन का होमवर्क कर लेना है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको माइंड में रहने चाहिए कि, या आप उनको लिख लीजिए, पहले तो आपको लिख ही लेना है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि इससे लगभग ये मान के चलिए कि 50% तो आपका ये संभावना क्लियर हो जाएगी कि आपने जो क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन निकाले हैं उनमें से ही कोई ना कोई बात वो तोड़ मरोड़ के आपसे पूछ लेंगे, तो आपको आंसर देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने जो क्वेश्चन बनाए उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया, इसका सबसे शानदार फायदा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस उसी समय पे बेस्ट हो जाएगा, आपको ऐसे हिम्मत से फील होगी और आप फिर आगे के क्वेश्चन के जवाब और भी बढ़िया दे सकते हैं। तो अपने टॉपिक के कंसर्निंग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप थोड़ा काम कीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस आप बनाइए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, लाइकवाइज। जब आप अपने टॉपिक को सारा कवर कर चुके हैं, सारा उसके बारे में जान चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी आपने बना लिए हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब भी आपने अपने स्तर के ऊपर लिख लिए हैं, उसके बाद में मामला आता है कि आप अब जो भी आपकी तैयारी हो गई है उसको प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, मैंने मान लो कि मेरा टॉपिक तैयार कर लिया, क्वेश्चन भी तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अपने टॉपिक को पढ़ाना है, आप उसको पढ़ाइए, है ना। आपके पास कोई भी ब्लैक बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा, है ना। मोस्टली आपको वाइट बोर्ड काम में लेना चाहिए क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड की संभावना कम है, वाइट बोर्ड आपको मिलेगा। तो वाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर, है ना, कि मे बी वहाँ पे रेड वन भी हो सकता है, तो जो भी आप ब्लैक ब्लू, है ना, उससे आप पढ़ाने का प्रैक्टिस कीजिए और अपने टॉपिक को पढ़ाइए। आपने जो तैयारी की है, जो जो आपने उसमें कवर किया है, उसको आप पढ़ाइए और उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ाइए। आप पहली बार पढ़ाएंगे, आपको बोलते ही पता लग जाएगा कि मैं 1 या 2 लाइन के बाद में यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना, या मैं टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद में मेरा लेवल है वो ऊपर नीचे या कहीं चेंज हो गया है। तो आप पढ़ाइए और सामने अपना मोबाइल है उसको रख दीजिए, आप उसके अंदर रिकॉर्ड कीजिए, आप रिकॉर्ड कीजिए। आपको दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है, आपका वीडियो रिकॉर्ड करना, आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे खड़ा हो रहा हूँ, कैसे बोर्ड के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, क्या मैं कहीं सहारा तो नहीं ले रहा, या मतलब मैं किस प्रकार से कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है, आपके हाथ बोर्ड पे कैसे चलते हैं ये भी मैटर करता है, और आप साथ में बोलते क्या है ये भी मैटर करता है। तो आपका वीडियो और वॉइस दोनों आपको चेक करना है और वो भी कई बार चेक करने हैं। आप पहली बार पढ़ाइए, रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको देखिए, फिर आप उसको पढ़ाइए, फिर रिकॉर्ड कीजिए, फिर चेक कीजिए। ऐसा करने से एक तो आपको जितनी भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो खुद ही आप उनको रेक्टिफाई कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ गलत वर्ड बोल दिया, या मेरे को ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, या मेरे को ये लाइन पहले बोलनी थी, ये बाद में बोलनी थी। ऐसी चीज़ें आपको फाइंड आउट हो जाएंगी और फिर आप उनको इम्प्रूव कर लीजिए और फाइनली फिर आपको लगेगा कि यस, मैं एक फ्लो के अंदर, फ्लो का मतलब ये है कि स्पीड नहीं है, फ्लो का मतलब स्पीड नहीं है, फ्लो का मतलब है कंटिन्यूटी, कि आपको एक कंटिन्यूटी के अंदर लगातार पढ़ाना है जब तक सामने वाला आपको ना रोके, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ाएंगे फिर रोकेगी, फिर आपको बोलेंगे हाँ यस कंटिन्यू, फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा प्रेजेंटेशन, है ना, एक प्रकार से लर्न कर लेना है और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके इम्प्रूव कर लेना है। और आप ऐसे हर एक वीडियो के साथ कीजिए, क्योंकि सबका कंटेंट अलग है, सबका मैटर अलग है, सब में एग्जाम्पल्स आप अलग पुट करेंगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी वेरी करते हैं। तो आपको कम से कम 3 वीडियो के साथ ये काम करना है। आप पूरे फैक्ट जानिए, लेटेस्ट चीज़ें जानिए, क्वेश्चंस बनाइए, उसके ऊपर क्वेश्चंस के जवाब लिखिए, उनको याद कीजिए और फिर पढ़ाइए। और फिर पढ़ाए, आपने क्या पढ़ाया उसको आप खुद देखो, उसमें मिस्टेक्स हैं दोबारा पढ़ाओ, फिर मिस्टेक्स हैं फिर उनको सॉल्व करो, उनको क्रैक करो, फिर दोबारा पढ़ाओ।
ऐसे आपको रिपीटेडली करना है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने जो तैयारी की थी या मेरे माइंड के अंदर जो ऐसा डिज़ाइन था कि मैं ऐसे या इस प्रकार से पढ़ाऊँगा, अगर वो लेवल आपका आ गया, दैट्स मीन आपका होमवर्क लगभग हो चुका है। तो यहाँ तक आपको काम करना है। ऑल क्लियर? मे बी क्लियर है? आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं सही से? जी सर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए। अब मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक से ये बातें आपको समझाई जाए। तो एज ए एग्जांपल मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ले रहा हूँ। टॉपिक का नाम मैंने रखा है बायो मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी कि आपको अपने टॉपिक का नाम बोलने में कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल कर रखा है तो आप प्रैक्टिस करते समय उसको बिल्कुल, क्योंकि उस समय पे आपका लेवल आज जैसा वैसा नहीं होगा, आपका हार्ट बीट कुछ अलग होगा, है ना, आपका पूरा फिजियोलॉजिकल स्टेट अलग होगा उस समय पे कि आपको कुछ भी थोड़ा सा फील होगा, क्योंकि वो सिचुएशन अलग होती है। तो पहले से हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, हमने उस वर्ड को कई बार बोल लिया है, आप बिल्कुल सहज तरीके से उसको बोल पाएँ। साथ में आपको इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। आप जो भी टॉपिक लिखेंगे उसकी हिंदी क्या है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी। आप अगर हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं अपने टॉपिक हिंदी में लिख दीजिए, तो आपको उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या आपने इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दिया, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्या है उसको आपको बोलना आना चाहिए, करेक्टली उसको आप वहाँ पे स्पीक आउट कर सकें, ये आपका लेवल होना चाहिए। तो बायो मैग्निफिकेशन जो टॉपिक है वो मैं एज ए एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं वैसे आपको अपने टॉपिक्स के अंदर उससे भी बेटर करने की आपको कोशिश करनी है। देखिए, सबसे पहला पार्ट अपन ले लेते हैं कि यहाँ पे बेसिक्स में ये होता है कि आप जो भी टॉपिक लिखेंगे या जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसका मेन पार्ट या उसकी डेफिनेशन या उसका मेन बॉडी या उसका बेसिक बॉडी वो क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनका कंसंट्रेशन टिश्यूज़ के अंदर जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम ये नोट करते हैं कि किसी भी फूड चेन में जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से आगे के ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, उनकी मात्रा ऑर्गेनिजम्स के जो ऊतक हैं उनमें हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर बढ़ती रहती है। और हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कंपाउंड की वो हमें अपेक्स ऑर्गेनिज्म, जो कि मेनली अपेक्स प्रेडेटर होते हैं, जो कि टॉप पे होते हैं, उनकी बॉडी में वो कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होती है। ओके, तो ऐसे आपको आपका मेन टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हो वो है क्या चीज़ वो पता होनी चाहिए। अब जैसे आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो हो सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेज, या हैवी मेटल्स हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने ओनली पेस्टिसाइड की आपको बस डीडीटी पता है, हैवी मेटल का नहीं पता, है ना। आपको हैवी मेटल का पता है या पेस्टिसाइड्स में क्या क्या वो नहीं पता होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स में क्या क्या हैं, हैवी मेटल में क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी साथ में मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको यहाँ पे और भी ढूंढना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या कारण है या किस वजह से ऐसा होता है। आप पढ़ाना चालू कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो और उनका इंटरेस्ट हुआ, आपको रोक दिया गया, वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर उन्हें नहीं भी रोका तो आप बताएंगे उनको कि मेन जो कारण है इसके कि किस वजह से हो रहा है। एक तो होता है कि हाई अपटैक। ओके, देखो यहाँ पे दोबारा से एक चीज़ आप नोट कीजिए कि आप उस समय पे बोर्ड पे क्या लिखेंगे और क्या बोलेंगे ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे सब्जेक्टिव लगना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा ऐसे लगना चाहिए कि जैसे वोकेबलरी वाइज रिच होना चाहिए और उसमें ऐसे एक एसेंस होना चाहिए। एसेंस होने का मतलब ये है कि आप वो ये लगे उनको कि इनको टॉपिक ही नहीं आता, टॉपिक जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का भी डाइवर्स नॉलेज है। तो हाई अपटेक तो आप ये कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स इसको ज़्यादा उठा लेते हैं,
या ये फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स के द्वारा ज़्यादा सो के उठा लिया जाता है, तो उस चीज़ की बजाय आप हाई अपटेक बोलिए। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाई अपटेक से क्या मतलब है, तो हाई अपटेक आप उनको बता दीजिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर नॉर्मल मात्रा में जो न्यूट्रिएंट उठाते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी चीज़ को उठाया जाएगा तो दैट इज़ हाई अपटेक। ऐसे फिर आप उसको आगे प्रोसीड करके बताएंगे कि फूड चेन एनर्जेटिक्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब फूड चेन एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को उस पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर बहुत तेज़ी से या बहुत अच्छे प्रोपोर्शन के अंदर आगे के ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर भेज दिया जाता है, यानी कि टाइम कम लगता है, जल्दी मटेरियल आगे जा रहा है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो एफिशिएंटली नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स को भेजा जा रहा है। उसके बाद में मैटर आता है कि ये चीज़ें परसिस्टेंट होनी चाहिए। जो भी बायो एक्यूमुलेशन आता है उसके अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं वो सारे परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब है कि केमिकल नेचर अनचेंज रहती है, कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर जो कि टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है वो हमारी बॉडी यानी कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, हर्बीवोर है, नेक्स्ट कार्निवोर है, उनकी बॉडी के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर है वो अनचेंज रहती है। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, POPs के नाम से भी आप इनको जानते हो। और अगेन एक पॉइंट, इनका एक फीचर होता है कि ये फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल होते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि फैट सोल्यूबल से क्या मतलब है, या फैट सोल्यूबल से क्या होगा, इसमें वाटर सोल्यूबल है तो क्या हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल होंगे तो हमारे जो कंपाउंड हैं वो जो ऑर्गेनिज्म है उनके एक्सक्रीटा में बाहर आ जाएंगे, तो आगे के ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी मात्रा। फैट में स्टोर होगा तो हमारा जो यूरिन है, एक्सक्रीटा है एनिमल्स का, उसमें बाहर नहीं जा सकता। तो क्या कारण है कि आप कह तो रहे हो कि ये फूड चेन में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या है। हाई अटैक है, एनर्जेटिक्स है फूड चेन की, परसिस्टेंट नेचर है केमिकल की, और वो बॉडी के अंदर फैट सोल्यूबल फेज में एडजस्ट करता है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड और डाले हैं। वन इज बायो कॉन्सेंट्रेशन, एक है बायो एक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन। तो ठीक है, आप तो मान लीजिए कि बायो मैग्निफिकेशन पढ़ के जा रहे हो और ये आप पढ़ाने वाले हो, लेकिन मान लीजिए कि कोई एनवायरमेंटलिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है या कोई इकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है या उसका इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो आपसे पूछ सकता है चलो भाई आप ये बताइए कि भाई बायो कॉन्सेंट्रेशन से ये कैसे डिफरेंट है या बायो एक्यूमुलेशन से ये कैसे डिफरेंट है। तो बायो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो होता है कि मात्रा से मतलब होता है कि एक बार कोई मात्रा है वो ज़्यादा सोख ली गई या ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया, वो जैसे पौधे हैं, पौधे ने उठा लिया, बायो कॉन्सेंट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन। तो ये चीज़ें तो ऑर्गेनिज्म लेवल के कॉन्सेप्ट हैं ये आप ध्यान देना कि ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिज्म तक सीमित वर्ड हैं, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन अकेले जीव का नहीं है, ये अक्रॉस द फूड चेन टॉपिक है। तो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे मिलते जुलते या उसी के अंदर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे इसका जस्ट रिवर्स है, वो है बायोडाइल्यूशन। अब बायोडाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब तो मात्रा धीरे धीरे कम हो जाए उसको बोलते हैं। तो अगर कोई पॉल्यूटेंट, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट अगर ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर या फूड चेन्स के अंदर या फूड वेब्स के अंदर जैसे जैसे आगे जाए वैसे वैसे उसकी मात्रा कम हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड बायोडाइल्यूशन। ये आपको टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स में देखने को नहीं मिलता, ये एक्वाटिक सिस्टम्स में देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको जो बेसिक चीज़ें, आपका टॉपिक क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मेन बॉडी क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं जो उसका कोर बनाती हैं, या उसके आसपास की चीज़ें क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। राइट, ऑल क्लियर? जी सर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ पे, क्योंकि हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग जो सब्सटेंसेज हैं, कौन कौन से ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं जो इस टॉपिक के अंदर बहुत ही हाई कंसर्न रखते हैं या जनरल इंटरेस्ट रखते हैं कि लोग उनको सुनना चाहें, जानना चाहें। तो वन इज़ मरकरी की मेटल है, हैवी मेटल है मरकरी। मरकरी तरह आर्सेनिक है, मरकरी, आर्सेनिक, ये हैवी मेटल्स हैं। ये ऐसा फिनोमेना इनके साथ में ऑब्जर्व है। अब जैसे मान लो कि आप मरकरी पढ़ा रहे हो कि मरकरी के बारे में आपने बोला, तो जैसे मान लो कि एक्वाटिक सिस्टम्स है, आपसे पूछ लिया गया
कि जो एल्गी हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो क्या फाइटोप्लैंक्टन्स मरकरी सोखते हैं या कुछ और सोखते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, मरकरी नहीं, वो मरकरी को एज ए मिथाइल मरकरी सोखते हैं। तो पॉइंट नोट कीजिए कि आप हैवी मेटल सही आंसर है, लेकिन अगर आपको इंटरप्ट करके पूछ लें कि वो आपसे जानना चाहें कि क्या एल्गी मरकरी को सोखते हैं या कुछ और सोखते हैं, तो आप आंसर दीजिए कि सर एग्जैक्ट मरकरी नहीं, मरकरी का डेरिवेटिव है मिथाइल मरकरी, दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी। ऐसे आपके कंपाउंड्स हैं, DDT है, DDE है, PCB है, टॉक्साफिन है, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जिनको जो फूड चेन है उनके अंदर मोनली जो एक्वेटिक फूड चेन है ना, जैसे मेनली जैसे जिसका ध्यान ज़्यादा होता है कि DDT है ना, ये ज़्यादा पब्लिक कंसर्न वाला वर्ड है, तो DDT का कनेक्शन मेनली एक्वेटिक सिस्टम से है। आप टॉपिक भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन DDT का कनेक्शन टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बजाय एक्वेटिक सिस्टम से है। और ये कहाँ नोटिसेबल होता है कि जो एक्वेटिक फूड चेन के अपेक्स प्रेडेटर बर्ड, जो कि प्रेडेटरी बर्ड्स होते हैं, उनमें से प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके अंडों के जो खोल होते हैं वो नॉर्मल की बजाय पतले हो जाते हैं, और उस पतले होने की वजह से जब इंक्यूबेशन होता है कि जब उन अंडों को इंक्यूबेट करते हैं घोंसले के अंदर, तो जो अडल्ट है उसका बॉडी वेट वो एग सेल बियर नहीं करता और एग सेल टूट जाता है और नेक्स्ट प्रोजेनी है वो नहीं आ पाती है। तो DDT का कनेक्शन एक्वेटिक बर्ड्स में प्रॉब्लम से है। और क्या प्रॉब्लम है कि उनके अंडों का जो कवच है वो कमज़ोर हो जाता है। बाय एग्जाम्पल जैसे बॉल्ड ईगल है, फाल्कन है, ये अपेक्स प्रेडेटर हैं जो एक्वेटिक सिस्टम्स हैं, और एक्वेटिक सिस्टम्स के टॉप कंज्यूमर्स हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर वल्चर आएगा फिर, क्योंकि राजस्थान के कंसर्न के अंदर जो चीज़ उनके दिमाग में चलेगी वो आएगा गिद्ध। वो आपसे गिद्ध के बारे में सुनना चाहेंगे, और अगर आपने नहीं बोला तो फिर आपसे वो पूछना चाहेंगे, अगर आपने बोल दिया तो और जानना चाहेंगे। तो जो अपन DDT पढ़ते हैं या क्वेश्चन करके अपन आ जाते हैं कि एग्जाम के रिगार्डिंग DDT पता अपन को, तो उसका कनेक्शन एक्वेटिक सिस्टम से है। कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल नाम, इनके जूलॉजी के नाम आप पता करेंगे। आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक के अंदर और क्या चीज़ें हैं वो आप क्लियर करेंगे, है ना। पर्टिकुलर अगर पैनल के अंदर इंटरेस्टेड पर्सन बैठे हैं तो वो आपसे उसका कि कहाँ से बिलोंग करता है ना, उसके थोड़ा क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। डिटेल की जरूरत नहीं है, बट हल्का सा होना चाहिए कि कहाँ से ये कोरिलेट कर सकते हो आप। ओके, ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ, इसके बाद में जैसे ही आप अपने टॉपिक पे रहते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप राजस्थान के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, राजस्थान के कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई किया आपने, आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ने वाले हैं। तो राजस्थान के साथ में आपका कंसर्न क्या है वो आपको अपने उस टॉपिक में रखना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम वो आपको नहीं देंगे। मे भी आपको बुला लें या आपसे पूछना चालू कर दें, तो वो मेन बॉडी के अंदर है, आपसे पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के कंसर्न के अंदर मेन जो हमारा कंपाउंड है वो है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक भी है और अदर डेरिवेटिव्स भी हैं इसके, इससे मिलते जुलते दूसरे कंपाउंड हैं वो हैं। और स्पेसिफिकली जैसे हम लोग जो डाइक्लोफेनेक खाते हैं वो जिम्मेदार नहीं है, पशुओं को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे मवेशी हैं उन मवेशियों के अंदर जो डाइक्लोफेनेक इस्तेमाल होता है वो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ इशू है। और वैसे देखा जाए तो वेटनरी इसका जो यूज है वो 2008 के बाद में बंद है, ये बैंड है, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है कि इसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो कोच करता है कि हमारे यहाँ वल्चर की बहुत सारी स्पीसीज हैं, है ना। वल्चर की स्पीसीज कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर वो आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, उनमें से उनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए कि थ्रेट कैटेगरी वाइज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कौन कौन आ रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है,
कौन सी स्पीसीज कौन से स्टेटस से है ये आपको पता होना चाहिए। वल्चर्स के अंदर इसकी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है किडनी फेलियर। मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज किडनी फेलियर। अब इसके बाद में जब आप ये सब बता चुके होते हैं तो आपको थोड़ा सा कि जब प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, थ्रेट है, तो फिर एटलीस्ट क्या हो, कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ या गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, एजेंसीज क्या कर रही हैं, राजस्थान गवर्नमेंट, भारत सरकार, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एक तो है कि वल्चर केयर सेंटर जो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में एक जगह का नाम है पिंजौर, वहाँ पे, और इसी वल्चर केयर सेंटर को बाद में बना दिया गया वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर VCBC। और एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उन्होंने एक एक्शन प्लान ले रखा है 2020 से लेके 2025 तक, वल्चर एक्शन प्लान। तो वल्चर एक्शन प्लान क्या है ये भी आपको थोड़ा सा इंटरनेट से आपको जानना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है कि आपको राजस्थान के कंसर्न के अंदर अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर में एक जगह है, बीकानेर से लगभग 15 किलोमीटर अवे एक जगह है, उसका नाम है जोड़बीड। जोड़बीड कंजर्वेशन रिजर्व है और ये अपने आप में एकमात्र एक प्रकार का भारत का वल्चर सेंचुरी है। तो राजस्थान के कंसर्न के अंदर सारी चीज़ें कंजर्वेशन को लेकर जुड़ी हुई चीज़ें और वल्चर सेंचुरी के रिगार्डिंग जोड़बीड क्या है, कौन सी स्पीसीज हैं जिनके ऊपर मेजर फोकस है, क्या कारण है वहाँ पे जो मवेशी की डेड बॉडी है, कार्कसेज उनको खाते हैं तो उनसे इनकी बॉडी में वो डाइक्लोफेनेक जाता है जो कि बैंड है। तो डाइक्लोफेनेक को आपको यूज़ करना है। डाइक्लोफेनेक से क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, किन में होता है ये पता होना चाहिए, हमारी कौन सी स्पीसीज में होता है ये पता होना चाहिए, हमारी कौन सी स्पीसीज को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये पता होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रयास चल रहे हैं इनको बचाने के, बिल्डिंग के, वो क्या है, कहाँ हैं, कौन कर रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। हेलो जी सर। ठीक है। इसके बाद में आता है कि जैसे आप कुछ भी पढ़ा देते हैं, आपका रोल उसके बाद में कि आपसे वो एक थोड़ा सा उनका एक ओपिनियन होता है कि जो भी आपने पढ़ाया, जो भी आपने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका उसमें क्या रोल है, या कोई आपने इश्यू रखा है तो इस इश्यू के बाद में आप उसमें क्या कर सकते हैं, या एज ए टीचर आप उसमें क्या करेंगे, या आपका रोल क्या होने वाला है। तो हाउ यू में अवेयर पीपल कि लोगों को जो प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में आप कैसे अवेयर करोगे। तो ये चीज़ें आपको अपने होमवर्क में रखनी है। और फिर आपके जो एफर्ट्स हैं वो किस प्रकार के होंगे, आप व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे, सोशल लेवल पे आप क्या करेंगे, एकेडमिक लेवल पे आप क्या करेंगे, एज ए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपके माइंड में अगर आता हो तो और भी बेटर बात है कि आपको पता हो कि भाई हम इस प्रकार से कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम साथ में लेकर के या कोई कंपेन करेंगे, या उनके बीच में हम कोई इवेंट रखवाएंगे, उनको ज़्यादा अवेयरनेस हो, या जहाँ पे ऐसी साइट्स हैं उनको विजिट कराएंगे, उनको दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, या कोई डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनसे उनको अवेयर करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो अपना ओपिनियन है, आपके खुद का दिमाग का ये सोचना है कि मैं ये चीज़ मेरे को ठीक लगती है, मैं इस चीज़ का ऐसे सहारा ले सकता हूँ। इसके बाद में जब हम हमारे आज के सेशन को अगर सम करें तो लास्ट में मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूँगा कि आप टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए। एटलीस्ट आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, आप उनको फाइनली बोर्ड के ऊपर पढ़ाइए, है ना, विथ रिकॉर्ड्स। बोर्ड के ऊपर पढ़ाते समय आप उसका रिकॉर्ड कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को आप चेक कीजिए, उसमें करेक्शंस कीजिए। करेक्शंस वॉइस वाइज भी होने चाहिए और आपके बॉडी लैंग्वेज वाइज भी होने चाहिए कि आपने बॉडी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम रखी है, कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं होना चाहिए था,
उसको आप इम्प्रूव कीजिए। क्या कोई वर्ड था या कोई सेंटेंस के अंदर आपका मैसेज था वो प्रॉपरली नहीं आया है, तो आपको उसमें सुधार करना है। और उसके बाद में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपने क्या किया, आपको क्या प्रॉब्लम आई, वो आप मुझे लिख सकते हो। आप अपना वीडियो मुझे शेयर कर सकते हो, आप पर्सनली मुझे शेयर कर सकते हो। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इश्यू है कि आप फॉलो करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करें। तो एक बाय डायरेक्शनल एफर्ट इसको मान सकते हैं कि आपको बहुत सारा करना है और मेरे को मेरे साइड से कुछ बेस्ट उस पर और इम्प्रूवमेंट में कुछ सजेशन हो सकता है, तो आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। तो प्रॉपर चैनल की तरफ से आप लोगों को ढेर सारा गुड लक, और बिल्कुल आप इस फ्रेम से नीचे तो नहीं आना, इस फ्रेम से आपको ऊपर ही जाना है। और अच्छी चीज़ें आप इसमें ऐड कीजिए, और प्रॉपर जो मॉक इंटरव्यू सेशन है उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपको ढेरों शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो सर, हाँ ये पूछना था। ठीक है सेलेक्ट ठीक है। करें देखो इस चीज़ या के फिर हम सोचें कि हाँ इस टाइप के टॉपिक हम ले सकते हैं। इसके लिए देखो मैंने थोड़ा सा ग्रुप में भी आपको एक इंडिकेशन दिया था कि कुछ सेशन और हम रखना चाहते हैं। प्रॉपर मॉक इंटरव्यू पे जाने से पहले कुछ टॉपिक्स में चाहता हूँ कि जैसे एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट और टीचर्स हमसे जुड़ें, और वो बहुत ही हाई प्रोफाइल टीचर्स हों जो अपने सब्जेक्ट में बहुत आगे तक लीड करते हैं, वो आपको टॉपिक सजेस्ट करें। मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और सीनियर टीचर्स हैं जो प्रोफेसर लेवल के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो आपको सजेस्ट करें। तो पहले अपन वहाँ से सर लोगों से टॉपिक्स लेंगे, उसके बाद में भी आपको लगता है तो हम और भी टॉपिक्स को ले सकते हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके वेलकम। और कोई बात हो आपका? हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लो कि हम 3-4 टॉपिक तैयार करें, ठीक है। तो वो जैसे जो इकोलॉजी या प्लांट फिजिक्स हो, ठीक लेकिन है। वो ये बोलते हैं कि आप जेनेटिक्स से पढ़ाओ या बायोटेक से पढ़ाओ, फिर क्या करें? नहीं या उसमें फिर देखो अलग उसमें ये है कि जैसे अपन टॉपिक के अकॉर्डिंग भाई अपन ये है कि अपन जैसे मान लो कि 20 टॉपिक तो नहीं कर सकते, है ना? अब ये तो एक मैटर है कि भाई क्या पता वो आपको ये कह दें कि भाई टॉपिक ही ये पढ़ाओ, ये भी तो हो सकता है ना। भाई आपको ये कहीं नहीं कि आप जो तैयार करके वो पढ़ाओ, वो कह दें कि भाई आपको पढ़िए ये पढ़ाओ, तो वो तो एक अलग मैटर है। वो तो ये तो क्या है कि प्रोडक्ट ही है। अधिकतर संभावना ये है, या पिछले आप अलग अलग सब्जेक्ट में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उनसे आप सुनेंगे, उनके वीडियो देखें, उन्होंने बताया वो सुने आप, तो लगभग लोग यही कहते हैं कि आपको टॉपिक लगभग दिया जाता है कि भाई आप अपनी इच्छा का टॉपिक पढ़ाए। क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है भाई आप जो कवर करके आए हो वो पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा ठीक पढ़ा पाओगे, तो सामने वाला आपको जज थोड़ा ठीक कर पाएगा। और आपको अगर अचानक से टॉपिक दे दिया तो आप एक तो उसके ऊपर हड़बड़ा जाएंगे, आप उसमें पढ़ाएंगे तो भी आगे पीछे पढ़ाएंगे, और वो चीज़ जस्टिफाई भी नहीं है। और अगर एज ए जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करें तो आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे और क्लास में तैयारी करके पढ़ाने जाते हैं, यानी कि आप टॉपिक को पहले तैयार करके फिर क्लास में पढ़ाते हो। तो ज़्यादा करेक्ट चीज़ तो ये कि आप जो तैयार करके गए हो वो आपसे वो पूछें। उसमें ये हो सकता है कि भाई चलो आप ये नहीं कोई दूसरा पढ़ाइए, और वैसे लिमिट नहीं है। लिमिट तो अपन कितना करेंगे वो तो अपन वैसे एज ए एग्जाम अपन तैयारी कर रहे हैं, पहले भी किया अपन ने, तो वो लेवल अलग है। बोर्ड वर्क में प्रैक्टिस करना वो तो अपन कुछ एक टॉपिक के लिए कर सकते हैं, राइट? आपको इसमें क्या है कि जैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका एमएससी स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है,
या आपका रिसर्च से कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ऐसी चीज़ें थोड़ी आपको ज़्यादा ध्यान में या अपने सर्किल में उनको ज़्यादा लेना चाहिए। ओके, लेता हूँ, है ना। एटलीस्ट आप वीडियो को जब देखें तो एक नोटबुक रखना और नोटबुक से इन चीज़ों को नोट कर लेना, और आपको काम भी उसी सीक्वेंस में करना है। टॉपिक चूज़ करना, आप कुछ दिन लगा दीजिए, 1-2 दिन आराम से लगाओ, टॉपिक से डिसाइड करो, शॉर्ट लिस्ट करो टॉपिक्स को, फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, टॉपिक्स में क्या क्या है उनको फाइंड आउट करके लिखो कहीं पे, ऐसे उसका बॉडी बनाओ। तो आप 3 टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो आप फिर उनको पेज पे लिख लीजिए, अलग अलग पेजेस के ऊपर उनको बना लीजिए, उनके कंटेंट लिख लीजिए, है ना। फिर आप उसको पढ़ाने से पहले उसको अच्छे से रीड आउट करके पूरा समझ के फिर आप वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जाना। ओके।